हेलो दोस्तों, मैं श्रेष्ठा तिवारी आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे ग्रुप के सदस्य मुकेश कुमार, जो अनजान लेखक के नाम से भी लिखते हैं। उनकी एक बेहद खूबसूरत रचना नकचन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वो जो नाक के ऊपरी भाग में छोटा सा पहनते हैं, वही ना? हाँ भैया, वही। ओह, तो ऐसा बोलिए ना कि नाक का लौंग चाहिए। अब क्या करें भैया, हमारे गांव में तो नकचन ही बोला जाता है। कोई बात नहीं, सोने की दिखाऊं या चांदी की? सोने की दिखाओ भैया, और हाँ, उस पर लाल रंग का नग वाला पत्थर भी होना चाहिए। अरे ब्रजपाल, जरा वो वाली पीस लेकर आना हमारी दूसरी दुकान से। भैया आप बैठो, लड़का गया है लाने, तब तक चाय भिजवाता हूँ। लखन से बोलकर सुनार अपने काम में व्यस्त हो गया। लखन बगल में पड़े सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक चाय की प्याली मिल गई। चाय की पहली चुस्की पीने के बाद लखन पुरानी यादों में खो गया। प्राची मैडम साहब की इकलौती बहन थी, साहब से 8 साल छोटी। लेकिन उनकी शादी साहब से पहले हो गई थी। साहब के पिताजी तो पहले ही गुजर गए थे, इसलिए उनकी माँ ने जोर देकर प्राची मैडम की शादी कराई थी। उनका कहना था कि मेरा भी भरोसा नहीं है ज़्यादा दिन का। दिल का ऑपरेशन होने के बाद भी डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें मना कर रखी हैं, इसलिए अपने सामने शादी कराना चाहती हूँ। प्राची मैडम की शादी के 2 साल बाद बड़े साहब की भी शादी करा दी। उसके बाद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई। एक एक कर दोनों छोटे भाइयों की शादी भी साहब ने करवा दी। लखन 20-22 साल की उम्र से ही साहब की गाड़ी चलाने लगा था। उनको फैक्ट्री ले जाना, वापस ले आना, बच्चों को स्कूल से लाना और ले जाना। प्राची मैडम को जब मायके आना होता तो लखन को ही गाड़ी से लाने भेजा जाता। वैसे मैडम और लखन की उम्र में सिर्फ 2 साल का ही अंतर था। जब शादी नहीं हुई थी तब कभी कभी लखन कॉलेज भी छोड़ने जाता था। गाड़ी में दोनों जी भर कर बातें करते। एक दिन प्राची मैडम अपने पति के साथ कहीं जा रही थी कि आगे से ट्रक ने टक्कर मार दी। कांच उड़कर मैडम के पति के गले में धंस गई। बड़े हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी बच नहीं पाए। प्राची मैडम का गर्भपात हो गया और डॉक्टर ने दूसरी मनहूस खबर भी दे दी कि दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएंगी। एक तो पति नहीं, ऊपर से बच्चा भी नहीं, तो ससुराल वालों ने मैडम को मायके विदा कर दिया। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन कहते हैं ना कि समय सब बदल देता है। हाँ, अब लोग बदलने लगे थे। भाई लोग फैक्ट्री चले जाते, बच्चे स्कूल, और भाभियाँ भी कभी इस सहेली से मिलने तो कभी उस सहेली से मिलने। कभी किट्टी पार्टी तो कभी कुछ। प्राची पूरा दिन घर में अकेले रहती, रसोइयों के साथ लगी रहती, भाइयों को खाना अपने देख रेख में बनवा कर भेजती। दोपहर का समय होता, जब लखन खाना लेने आता तो थोड़ी बात हो जाती और मन हल्का हो जाता। लखन शायद इस बात को समझ चुका था, इसलिए रोज 1 घंटा पहले आ जाता। प्राची के लिए लखन कोई नया तो था नहीं, इसलिए बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती। लगभग पूरा साल निकलने वाला था। लखन को हर जगह
प्राची का ही चेहरा नजर आता। उसे देखने के बहाने ढूंढने लगा। प्राची भी इस बात को पूरी तरह समझ गई थी। एक बार समझाया भी था कि मैं विधवा हूँ, मेरे लिए ठीक नहीं है। उस दिन लखन ने हिम्मत करके बात बोल दी, क्या कोई शौक से विधवा होती है? वो दिन मनहूस था, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था जिसको बदल पाओ। रही गलत बात तो मैं वादा करता हूँ कि कोई गलती नहीं करूँगा। तुम्हारा मायूस चेहरा नहीं देखा जाता हमसे। ऐसा नहीं था कि भाइयों को प्राची की चिंता नहीं थी। जिससे भी बात चलाते वो मना कर देता। एक तो उसको मनहूस मान लेते, दूसरा डॉक्टर का बोला हुआ बात कभी माँ नहीं बन पाएगी। कोई मिलता भी तो उसके बड़े बड़े बच्चे होते और पत्नी को छोड़ चुका होता, या फिर पत्नी गुजर गई हो। जवान प्राची और अधेड़ आदमी, नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। भाइयों की चिंता बढ़ रही थी। एक दो मिले तो उन्होंने प्राची का हिस्सा मांग लिया। जो आदमी शादी से पहले ही संपत्ति का लालच लेकर बैठा हो, उसके साथ बहन कैसे खुश रहेगी। जब से प्राची लखन के दिल की बात जानी, तब से वो भी गलत और सही के उधेड़-बुन में लगी रहती। ना किसी को बता पा रही है, ना किसी से कुछ पूछ पा रही है। पति की फोटो को हाथ में लेकर पलकें गीली करती रहती। लखन आया तो फोटो को हाथ से लेकर टेबल पर रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साहब, अब आप रहे नहीं, मैडम का जीवन कैसे कटेगा? अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी निभाने की अनुमति दें तो मैं तैयार हूँ। प्राची ने जोर का थप्पड़ मारा लखन को। लखन हटा नहीं, प्राची को संभाल कर थाम लिया। आज पहली बार प्राची फूट फूट कर रोई। लखन, तुमको मेरे भाई मार देंगे। क्यों मार देंगे? मैं बड़े साहब से बात करूँगा। बात सुनने के बाद मार देंगे तो मरने को तैयार हूँ। कुदरत को भी ये फैसला मंजूर था। बाहर बिन मौसम के बारिश होने लगी। बारिश खत्म हुई तब दोनों को होश आया। दोनों एक हो चुके थे। प्राची कपड़े समेटते हुए फोटो ठीक कर रही थी। लखन, जानते हो, आज उनसे इजाज़त ले ली थी मैंने। आज के बाद से वो मेरे पूज्य हैं और तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। जब दोनों का मिलन हो रहा था तब घर के वफादार नौकर ने सब देख लिया था। वफादारी भी दिखानी थी, इसलिए बड़ी मालकिन के वापस आते सब सुना दिया। किचन के दरवाजे के पीछे से छोटी ने भी सब सुन लिया और रात में पति को भी सब सुना दिया। वैसे सुना तो बड़ी बहू ने भी, लेकिन पति को समझाया भी कि प्राची को भगवान ने जीने का एक और मौका दिया है, तो एक बार प्राची से भी बात की जाए। अगर सब राजी खुशी से हो जाए तो बेचारी का फिर से घर बस जाएगा। सुबह लखन पहुंचा तो प्राची के छोटे भाई ने मार मार कर अधमरा कर दिया। हल्ला सुन बड़े भैया और भाभी निकले तो देखा लखन जमीन पर गिरा है और प्राची अपने घुटनों में सर छुपाकर रो रही है। छोटा भाई लात भी चला रहा है और गाली गलौज भी कर रहा है। बड़ी भाभी ने देवर को पकड़कर अलग किया और बड़े भैया लखन को उठाकर अंदर ले आए। हाँ लखन, ऐसा क्यों किया तूने? साहब, हम हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन आपसे बात करने ही वाले थे। तूने वर्षों का भरोसा तोड़ दिया। नहीं साहब, प्राची जी को हम मान सम्मान से रखेंगे। अगर प्राची जी ने मना कर दिया तो आपका जूता और मेरा सर। हाँ प्राची, तुम्हारा क्या कहना है? भैया, एक बार जिंदगी खत्म हो चुकी है, दोबारा आपकी मर्जी है। छोटा भाई अभी गुस्से में था। बड़े भाई ने समझाया, छोटे,
अगर छुटकी खुश रहेगी तो तुम भी आशीर्वाद दे दो। थोड़ा समझाने के बाद छोटा भाई भी मान गया। छोटे भाई ने नौकर को आवाज़ लगाई और मंदिर की तैयारी करने को कहा। पत्नी और भाभी को भी कहा कि छुटकी की शादी आज ही करनी है, आप लोग खुद भी सजिए और छुटकी को भी सजाइए। तब तक मैं होने वाले जीजाजी के लिए दूल्हे का कपड़ा लेकर आता हूँ। शादी होने के बाद उसी शहर में खाली पड़ा फ्लैट लखन और प्राची को दे दिया गया। लखन ज़्यादा पढ़ा तो था नहीं, इसलिए कंपनी में सिक्योरिटी का हेड बना दिया गया, लेकिन लखन का मन नहीं माना। इसीलिए बड़े साहब को आज भी गाड़ी से लाता ले जाता है और बाकी बचे समय में कंपनी में सिक्योरिटी के हेड का काम करता है। लखन का ध्यान टूटा तो बड़बड़ाने लगा, अरे बड़े भाई साहब को बताना पड़ेगा, नहीं तो वो इंतज़ार करेंगे। हेलो बड़े भैया। हाँ लखन, क्या हुआ? आज नहीं आ पाऊँगा भैया, आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ पगले, तुम हो कहाँ? हम लोग तुम्हारे घर आए हैं और तुम हो ही नहीं। वो भैया गिफ्ट लेने गए हो, जल्दी आ जाओ। उधर से सबके हंसने की आवाज़ आने लगी और इधर लखन शर्माने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।